आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएं, बस आपको बैठना है रोज टाइम से, बाकी हम देख लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का पोल आपके सामने आ चुका है, इसको एनालाइज करेंगे प्रॉपर, समझेंगे कि कहानी है क्या, कैसे चीजें वर्क करती हैं। ठीक है, ऑफिशियल आंसर की ने क्या कहा है, एक आध क्वेश्चन में ऐसा है जहां ऑफिशियल आंसर की कुछ और कह रही है और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी या कॉन्सेप्ट्स कुछ और कह रहे हैं, तो उसको भी हम समझेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं 74% लोग। चलिए समझते हैं क्वेश्चन है क्या, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। जब ये सेशंस हो रहे होंगे तो आपको एक अप्रोच डेवलप होगी आपकी कि क्वेश्चन को पढ़ना कैसे, समझना कैसे, पेडागोजिकल लैंग्वेज या टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, बाइलिंगुअल चलेंगे जैसे चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है असर्शन यानी कथन और कारण। 8 सवाल हैं इस पेपर में, जो आपका ये एग्जाम है अभी हुआ है फरवरी वाला, 8 फरवरी का पेपर 2 है। ये पेपर 1 वालों के लिए भी इतना ही हेल्पफुल है क्योंकि सेम ही है सिलेबस, तो कोई भी चिंता इसमें करनी नहीं है। इफ फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज डिलेड देन देयर सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट गेट्स अफेक्टेड। यदि बच्चों के शारीरिक विकास में देरी होती है, यानी शारीरिक विकास में देरी है, डिलेड है, जिस उम्र में चलना शुरू करना था उस उम्र में ना होकर के, मान लो 1 साल में 1.5 साल में नॉर्मल बच्चा चल रहा था, एवरेज बच्चा, ये बच्चा है जिसको 2 साल लग गए, 2.5 साल लग गए, या फिर बाकी बच्चे इसकी उम्र के एक शब्द बोलने लग गए 1 साल में, ये बच्चा है इसको 2 साल हो गए अभी एक शब्द भी नहीं बोल पाता है, तो इसका मतलब लैंग्वेज डेवलपमेंट डिलेड है या फिजिकल डेवलपमेंट डिलेड है, अगर शारीरिक रूप से जुड़ा हुआ है तो। ठीक, तो यदि बच्चों के शारीरिक विकास में देरी होती है तो उनका सामाजिक और भावनात्मक विकास भी प्रभावित होता है। क्यों? क्योंकि विकास के जो 4 मुख्य प्रकार हैं, PCSE, PCS वो वाला PCS नहीं है जिससे नौकरी मिलती है, ये PCS है फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल, ये सब इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये बात सही है, पहला चैप्टर है ये बेसिक। रीजन क्या है इसका, ये बात तो एकदम करेक्ट हो गई कि यदि फिजिकल डेवलपमेंट में डिले है तो ये शरीर, क्योंकि अगर ठीक से विकसित नहीं होगा तो दिमाग पे भी असर आएगा, समाज में भी असर आएगा कि लोगों के साथ उठना बैठना, वो उतना कॉन्फिडेंस में भी बच्चा फील ना करे, इमोशनली हो सकता है कि उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाएं, हाइट तक पे इतना मजाक उड़ता है, ये तो डिले की बात है ना, कि 4 दोस्त हैं ग्रुप में तो जिसकी सबसे कम हाइट है तो उस पर मजाक उड़ा देंगे या चलता रहेगा, ये सब होती हैं चीजें, है ना। तो अगर हम देखें तो कई बार आप उसको मजाक में ले जाते हैं, कई लोग नहीं ले पाते हैं, तो वो अंदर अंदर आहत होते रहते हैं। तो अगर हम देखें, इफ फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज डिलेड देन देयर सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट गेट्स अफेक्टेड। जब शारीरिक विकास डिले हो रहा है तो इसकी वजह से सामाजिक और सांवेगिक विकास पे भी प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। आइडियली तो कोशिश हमें करनी है कि कम से कम अफेक्ट हो चीजें नेगेटिवली, मजाक ना उड़े बच्चे का, ऐसा माहौल हो स्कूल में, बट अगर है तो इंपैक्ट होगा और उसको कैसे डील करना है उस पर आएंगे। रीजन क्या दिया है इसका, देयर इज डेवलपमेंटल कॉन्टिन्यूटी इन द कोर्स ऑफ चिल्ड्रंस डेवलपमेंट, कि बच्चों के विकास में विकासात्मक निरंतरता होती है, डेवलपमेंट इंटर रिलेटेड है और कॉन्टिन्यूअस है, एक दूसरे को प्रभावित करेगा ही करेगा। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इसको चेक कैसे करते हैं, 3 स्टेप प्रोसेस है। क्या ए सही है? यस, ए सही है। एक प्रकार का विकास दूसरे प्रकार के विकास को प्रभावित करता है। रीजन क्या है, देयर इज डेवलपमेंटल कॉन्टिन्यूटी इन द कोर्स ऑफ चिल्ड्रंस डेवलपमेंट, विकासात्मक सततता है, यानी एक स्टेज या एक प्रकार दूसरे प्रकार को प्रभावित करेगा, तो ये कॉन्टिन्यूटी है, इंटर रिलेटेडनेस साथ में चलेगी, तो रीजन भी सही है। और रीजन क्या इसके बारे में बात कर रहा है, यस बिल्कुल, तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, है ना। इसको अगर हम इमेज के माध्यम से समझना चाहें, इसमें हम ये नहीं कह सकते ना दोनों सही है ये सही नहीं है या एक सही है, तो वो तो ऑप्शन ही हट गया। पहले आपको देखना है ए सही है कि नहीं है, फिर आर सही है कि नहीं है, फिर आर ए के लिए सही है कि नहीं है, यानी अंजलि सही है कि नहीं, राहुल सही है कि नहीं, फिर राहुल अंजलि के लिए सही है कि नहीं, एक दूसरे के लिए सही है या नहीं, ये रीजन इस असर्शन के लिए सही है या नहीं, कंपैटिबिलिटी चेक करनी होती है ऐसे इसमें क्वेश्चन में। वो वाली कंपैटिबिलिटी नहीं है कि 36 गुण मिला लो या जितने भी होते होंगे, मुझे पता भी नहीं। एनीवे, ये देख लो, इसको इमेज के माध्यम से अगर हम समझें तो फिजिकल डेवलपमेंट मान लो बच्चे का डिलेड है, वो उतनी तेज या उस हिसाब से अभी उसकी हाइट या टांगों में जान उस तरह की नहीं है जितनी बाकी उसकी उम्र के बच्चों में है, ये थोड़ा सा स्लो है फिजिकली, मान लेते हैं। इससे क्या होगा, उसका सोशल डेवलपमेंट प्रभावित होगा, बाकी बच्चे जब खेल रहे होंगे ये उस क्षमता में नहीं खेल पाएगा, तो ये घुल मिल नहीं पाएगा उसकी वजह से, ऐसा पॉसिबल है। तो ये बच्चों के साथ घुलना मिलना कम कर देगा, खेलना कम कर देगा, तो कम दोस्त बनेंगे या अकेलापन होगा, तो इससे क्या होगा, इमोशनली डिस्टर्ब होगा, तो इमोशनल डेवलपमेंट भी प्रभावित होगा, तो अफेक्ट्स इमोशनल डेवलपमेंट। फील्स सैड, लैक्स कॉन्फिडेंस एंड हैज लो सेल्फ एस्टीम, हमेशा ऐसा होगा ही होगा ये नहीं कह सकते, है ना, लेकिन ये प्रभावित करेंगी चीजें एक दूसरे को। कि डिफिकल्टी इन फिजिकल स्किल्स कंपेयर टू अदर चिल्ड्रन, अपनी उम्र के बच्चों से जो शारीरिक विकास है वो थोड़ा धीमे है, जिसकी वजह से घुल मिल नहीं पा रहा, साथ में कॉम्पिटेटिवली खेल नहीं पा रहा, इसको अपनी टीम में नहीं लेते लोग,
अब उससे क्या होगा, ये अकेलापन महसूस करेगा, अपने आप में कमी महसूस करेगा। तो फिजिकल डेवलपमेंट में दिक्कत से सोशल डेवलपमेंट अफेक्ट हुआ, सोशल से इमोशनल अफेक्ट हुआ, क्योंकि ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है डेवलपमेंट। एक बात सही है या नहीं है? बिल्कुल सही है। एक स्टेज दूसरी को प्रभावित करती करती है, मतलब कॉन्टिन्यूटी वाले लोग ये कहते हैं कि ऐसा नहीं कि स्टेजेस में चल रही हैं चीजें, कॉन्टिन्यूस है, सब एक दूसरे को प्रभावित कर रही हैं। ठीक, तो ये एक बेसिक सी बात हुई। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को उठाएंगे। ये क्या कहता है, जीन प्याजे का सवाल है। पेपर कंपैरेटिवली इजी ही है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ऐसा कुछ है कि जो है सॉल्व नहीं होगा हमसे या बड़ा आउट ऑफ सिलेबस चला गया, कुछ भी नहीं है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं बस, और कई क्वेश्चंस तो इतने आसान है जो शायद इससे पहले वाला पेपर अगर आप उठा के देखेंगे तो वो आपको मुश्किल लगे इसके सामने। ठीक है ना, चलिए खैर समझते हैं कहानी, और आप जवाब देंगे फटाक से देख करके क्वेश्चन को, है कि नहीं? ये लीजिए, अभी आप पास से देख पाएंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 2, 4th क्वेश्चन आप लोग जवाब दे रहे हैं। चलिए समझते हैं क्या है। 42% लोग कह रहे हैं कि 4th ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जीन प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास। भाई हमें पता है कि जो विकास के 4 मुख्य प्रकार हैं उनको भी 3 में ही समाहित करती है एनसीईआरटी, एस और ई एक साथ ही आ जाते हैं। तो फिजिकल, पीसीएसई, फिजिकल, कॉग्निटिव, कॉग्निटिव को मेंटल डेवलपमेंट या संज्ञानात्मक विकास भी कह सकते हैं हम, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी कहते हैं। इसी की स्टेजेस प्याजे ने दी हैं और वाइगोत्स्की ने भी इस पे ही थियोरी दी है। तो शारीरिक विकास जिससे ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स यानी गत्यात्मक विकास जुड़ा हुआ है फिजिकल से। कॉग्निटिव से आपकी लैंग्वेज, आपकी थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अटेंशन, मेमोरी, डिसीजन मेकिंग, जो भी काम दिमाग से हो रहे हैं वो सब कॉग्निटिव में आते हैं। सोशल डेवलपमेंट यानी बच्चे का घुलना मिलना समाज में, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इमोशनल डेवलपमेंट, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो इन्होंने कहा कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में प्याजे क्या कह रहे हैं, यानी कवि क्या कहना चाहता है। तो प्याजे की 4 स्टेजेस हैं, एसपीसीएफ से हम याद कराते हैं शॉर्ट में। अगर पहले दिन बहुत कुछ समझ में ना आए या लगे जो पहली बार ही तैयारी कर रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे हम कूद गए हैं, ये एनालिसिस के लिए जरूरी है कि हमें पता रहे कि पेपर आया कैसे है और उसको हम समझ पाएं। बाकी तो धीरे धीरे फिर अलग अलग टॉपिक वाइज करेंगे ही क्वेश्चंस को डिस्कस, और बैच में आप तो चैप्टर वाइज डिस्कशन होगा ही। मैं थोड़े से कमेंट्स देख लेती हूँ, इतने आप जवाब दो इसका। डी ऑप्शन कह रहे हैं आप लोग। हाँ देखते हैं, देखिएगा प्याजे के अकॉर्डिंग पहला ऑप्शन, अगर आपने पढ़ के समझ लिया आधा काम आपका वहीं खत्म हो गया पेडागोजी में। इज अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज सिंपल एडिशन ऑफ न्यू फैक्ट्स एंड आइडियाज टू द एग्जिस्टिंग स्टोर ऑफ इंफॉर्मेशन। कि जो संज्ञानात्मक विकास है वो जानकारी के मौजूदा भंडार में, जिसको स्कीमा कहते हैं, नए तथ्यों और विचारों को का सरल जोड़ है। जस्ट एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन को जोड़ लेना कॉग्निटिव डेवलपमेंट है? नहीं, ये अधूरी बात होगी, ये एसिमिलेशन है। आत्मसातीकरण की डेफिनेशन पूछता तो हम ये कह देते कि ये एसिमिलेशन है। सेकेंड ऑप्शन है इज डिपेंडेंट अपॉन द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज कैपेबिलिटीज, भाषा क्षमताओं के विकास पर निर्भर है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट से भाषा का विकास होता है, प्याजे तो उल्टा बोलते हैं। वो तो नहीं कह रहे कि लैंग्वेज का उतना बड़ा रोल है, वो तो कह रहे हैं कॉग्निशन डेवलप होगा तो लैंग्वेज भी डेवलप होगी, है ना। वो तो थॉट से लैंग्वेज की तरफ जाने की बात करते हैं कि विचार पहले आता है, भाषा बाद में। ये सब बातें धीरे धीरे आप समझेंगे। अभी हम सिर्फ एनालिसिस करेंगे इन 30 सवालों का जो आए इस बार। इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग द एबिलिटी टू यूज कल्चरल टूल्स, इसकी बात तो वाइगोत्स्की करते हैं, प्याजे थोड़ी करते हैं। तो ये तो अपने आप में ही गलत हो जाएगा, एलिमिनेट कर देंगे ऑप्शन, बचा ही एक ऑप्शन एलिमिनेशन के बाद। इज द प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन टू द एनवायरमेंट बाय चेंजिंग वंस स्कीमा, यानी जो संज्ञानात्मक विकास है वो व्यक्ति के स्कीमा को एनवायरमेंट के अनुसार अडेप्ट करना। कि अगर वॉर लाइक सिचुएशन है तो भाई पेट्रोल कम यूज करोगे, या फिर कोई भी ऐसी समस्या है, आप कहते ना कि जैसा देश वैसा भेष, तो वो क्या मतलब है, ये अडेप्टेशन है। आपका जो दिमाग का विकास है वो आप अडेप्ट कर रहे हैं अपने एनवायरमेंट के साथ, अपने स्कीमा को। स्कीमा क्या है? आपकी मेंटल इमेजेस हैं, आपकी प्रीवियस इंफॉर्मेशन है ना। आपका, हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है आपके ब्रेन में कि भाई ये पढ़ाई के बारे में एक स्कीमा है, ये दोस्तों के बारे में है, ये प्रेम के बारे में मैं सोचता हूं, मतलब ये मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं आपके दिमाग के। तो इसकी ये जो जीन प्याजे के अकॉर्डिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट, दिमाग का जो विकास है, संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है? इज द प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन टू द एनवायरमेंट बाय चेंजिंग वंस स्कीमा। एनवायरमेंट के प्रति आपका अडेप्टेशन स्कीमा को चेंज करके, कि पहले जो सिचुएशन थी, ठीक है, कुछ लोग होते हैं वो पास्ट में ही जीते हैं, 10 साल पहले ऐसा था, 15 साल पहले ऐसा था, जबकि दुनिया बदल गई।
तो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कब होगा? जो भी एनवायरमेंट में है उसके साथ आप कैसे अडेप्ट कर पा रहे हैं, चेंज कर पा रहे हैं स्कीमा को। बात सही है? तो फोर्थ ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। बात सही है? क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। इसको ऐसे भी देख सकते हो कि पियाजेस अडेप्टेशन प्रोसेस, इस अडेप्टेशन में एसिमिलेशन और एकोमोडेशन दोनों आ जाते हैं, है ना, कि कैसे अडेप्टेशन को हिंदी में अनुकूलन बोलते हैं, और इस अनुकूलन में आत्मसातीकरण और यानी एसिमिलेशन और एकोमोडेशन दोनों आते हैं। एसिमिलेशन को आत्मसात करना कहते हैं, यानी कोई जानकारी आपने अपने स्कीमा में, अपने कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में, अपनी मानसिक संरचना में, जो भी आपके दिमाग में फीडेड है इंफॉर्मेशन, उसमें आपने ऐड की। कि कोई कार देखी आपने कि हाँ ये तो मेरे कार जैसी है, या पेन देखा ये तो मेरे पेन जैसा है, और आपने अपना जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमा था, जो आपके दिमाग में ऑलरेडी भरा हुआ स्टोरेज है, उसमें ऐड कर लिया। दैट्स इट, जस्ट ऐड कर लिया। दाल चावल के बारे में पता था, मिक्स करके खाना सीख लिया, ऐड कर लिया स्कीमा में। एक नया स्कीमा, एक नई इंफॉर्मेशन, एक नया तरीका, यूजिंग एग्जिस्टिंग स्कीमा को इस्तेमाल करते हुए आपने कुछ ऐड कर लिया। ठीक है, अब आप एक नई सिचुएशन देखते हैं, एक नई तरह की कार बच्चे ने देखी, या एक नया तरह का पेन देखा जो लिखता नहीं है। अब वो क्या करेगा, यार ये थोड़ा सा अलग है, इसके टायर थोड़े से अलग हैं, ये पेन खुद से नहीं चलता है, इस बोर्ड पे चलता है, तो ये एक डिजिटल पेन है शायद। तो जो इंफॉर्मेशन पहले से थी कि ये पेन है, ऐसा दिखता है, वो उसको मॉडिफाई करनी पड़ेगी, तब जाकर के वो स्कीमा में फिट हो पाएगी। तो ध्यान रखिएगा, जब मॉडिफाई करके इंफॉर्मेशन को फिट किया जाए स्कीमा में, इसका मतलब बात एकोमोडेशन की हो रही है, समायोजन की हो रही है। और जस्ट एज इट इज एग्जिस्टिंग स्कीमा में फिट कर लिया जाए किसी इंफॉर्मेशन को, तो वो एसिमिलेशन है। कि दाल चावल पता था, दाल चावल मिक्स करके खाना सीखा है, एसिमिलेशन है। लेकिन कोई और नई डिश के बारे में पता चला है जो दाल चावल से हटके, पहले आपको लग रहा था दाल चावल है, उसको करेक्ट कर रहे हैं आप पुराने स्कीमा में, तो वो एकोमोडेशन है, समायोजन कहते हैं इसको। आप इसमें मॉडिफाई करेंगे एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन को। जब आप मॉडिफाई करते हैं, क्योंकि पुरानी इंफॉर्मेशन फिट नहीं हो रही, तो आप मॉडिफाई करते हैं अपने स्कीमा को, एडजस्ट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं इंफॉर्मेशन को, तो आप एकोमोडेट करते हैं। सिंपली इंफॉर्मेशन को फिट कर ले रहे हैं, ऐड कर ले रहे हैं। पेन देखा, अच्छा ये पेन होता है, अच्छा ये दूसरी तरह का पेन है, ये बिल्ली है, ये कुत्ता है, दोनों को ऐड कर लिया स्कीमा में। लेकिन जब कुत्ते को बिल्ली समझ बैठे या बिल्ली को कुत्ता समझ बैठे, तो वो करेक्ट किया, एक नया स्कीमा बनाया, मॉडिफाई किया पुराने वाले स्कीमा को, तो ये क्या है, एकोमोडेशन कहलाएगा, है ना। तो इक्विलिब्रेशन यानी बैलेंस की स्थिति दिमाग में, यानी कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में, वो स्कीमा में कैसे बैलेंस होगा, जो इंफॉर्मेशन एडिड है पहले से, जो एसिमिलेशन है और जो एकोमोडेशन है, दोनों बैलेंस में है। कि हाँ ये मेरी कार नहीं है, ये अलग तरह की कार है, ये एक डिजिटल पेन है, मेरा पेन अलग है, दोनों बैलेंस में है। जो बाहर दिख रहा है और जो दिमाग में फीडेड इंफॉर्मेशन है, वो दोनों मैच कर रही हैं। अब ये मैच कराने के लिए आपको एनवायरनमेंट में अडेप्ट करते रहना पड़ता है, अपने स्कीमा को अपडेट करते रहना पड़ता है इस प्रोसेस के द्वारा, जिसको अडेप्टेशन की प्रक्रिया कहते हैं। अनुकूलन की प्रक्रिया के द्वारा आप कॉग्निटिव बैलेंस या इक्विलिब्रेशन बना के रखते हैं। और इसमें दो प्रोसेसेस आती हैं, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। एसिमिलेशन जब आपने ऐड कर ली इन्फॉर्मेशन, एकोमोडेशन जब आपको चेंज करना पड़े, पुराना स्कीमा मॉडिफाई करना पड़े नई इन्फॉर्मेशन को फिट करने के लिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये धीरे धीरे और क्लियर होते जाएंगे जब इनके सबके टॉपिक्स के क्वेश्चन हम करेंगे तसल्ली से। ठीक है जी, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 ये क्या कहता है। असर्शन, टीचर्स शुड अवॉइड कोलैबोरेशंस, ग्रुप वर्क एंड इंटरेक्शंस अमॉन्ग स्टूडेंट्स। शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच सहयोग, समूह कार्य और अंतः क्रिया करने से बचना चाहिए। बट ग्रुप वर्क तो अच्छा होता है, बच्चे जब साथ में मिलकर कुछ सीखेंगे तो वो एक बेहतर बात है, तो ये नेगेटिव हो गया, ये रॉन्ग है। ग्रुप वर्क, कोलैबोरेशन, एक साथ काम करना, समूह में काम करना हम कभी गलत नहीं मानते, है ना। तो ये बात जो है एकदम सही है, मतलब कि ये गलत है ये बात सही है। आगे बढ़ेंगे, रीजन देखिएगा इसका। रीजन क्या है भाई, फटाफट से बताओगे आप लोग, क्या रीजन है। आप सवाल पढ़ोगे, मैं बाल ठीक करूंगी। बोथ आर रॉन्ग। चलो वो तो अभी पता लगेगा, पहले से ही कैसे कह दें, अभी तो एनालिसिस होगा तब जानेंगे हम। देखिएगा, तो अभिकथन, शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच सहयोग, समूह कार्य और अंतःक्रिया से बचना चाहिए। नहीं भाई, इस चीज को प्रमोट करना है कि बच्चे ग्रुप में काम करें, तो ये तो गलत हो गया। रीजन क्या है, रीजन चेक कर लेते हैं। लर्निंग इज अ पैसिव प्रोसेस। अधिगम को कोई भी अगर पैसिव बता रहा है तो वो गलत है। लर्निंग एक्टिव प्रोसेस होती है, जिसमें बच्चा एक्टिव रहे, ना कि पैसिव, निष्क्रिय, सो जाए,
बस रट्टा लगाता रहे, पैसिव नहीं होना चाहिए। एंड अकर्स मोस्ट इफेक्टिवली थ्रू मेमोराइजेशन, मेमोराइजेशन इमिटेशन यानी नकल करके बस रट्टे लगा के 2 एकम 2 2 दूनी 4 करके अगर सिखाना पड़ रहा है, इसका मतलब रट्टाफिकेशन हो रही है। रोट लर्निंग से बचना है। रटंत विद्या चलंत नहीं, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे जाना है, बच्चे की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को बेहतर बढ़ाना है, ना कि इमिटेशन को यानी नकल करने को या याद रखने को। एक स्कूल ऑफ थॉट है मनोविज्ञान में जिसको बिहेवियरिज्म कहते हैं, व्यवहारवाद, वो रटने पे फोकस करता है, उससे आपको बचना है। हमें कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावाद, जिसमें पियाजे और वाइगोत्स्की हैं, जो कहते हैं नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा बच्चा एक्टिवली, वो वाली बात सही है। जहां भी रटने की बात आए गलत है। रटना तो है नहीं, बच्चे को पैसिव रखना ही नहीं है। बच्चा जितना एक्टिव है जिस ऑप्शन में, वो ऑप्शन उतना बेहतर है। तो ये दोनों ही गलत हैं, तो बोथ आर ट्रू तो कह ही नहीं सकते हम। बोथ ए एंड आर फॉल्स। फोर्थ ऑप्शन 82% लोग सही जवाब दे भी रहे हैं। मुझे लगता है इतने इंटेलिजेंट हैं आप लोग के ज्यादा एक्सप्लेनेशन की आपको जरूरत है भी नहीं। तो थर्ड क्वेश्चन हो गया सही। फोर्थ क्या है, एक बार नजर तो मारे ना, हम पेपर को प्रॉपर एनालाइज करें, भाई पेपर आया कैसा, जिसका इतना हल्ला है, हमें लग रहा है सब चेंज हो गया एकदम। हर बार ये पिछले 10 सालों से तो लगभग मैं देख रही हूँ कि जब भी पेपर होता है हर कोई यही कहता हुआ नजर आएगा, अब और कॉन्सेप्चुअल हो गया है, या अब तो कॉन्सेप्चुअल हो गया, पहले चल जाता था ऐसे, पहले भी नहीं चलता था भाई, कॉन्सेप्चुअल ही था पेपर। धीरे धीरे कभी मुश्किल कभी थोड़ा सा नॉर्मल, बट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो सीटेट में चाहिए होती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, रैपिड इंक्रीज इन हाइट एंड वेट ड्यूरिंग एडोलेसेंस दैट यूजुअली प्रीसीड्स सेक्सुअल मैच्योरिटी इज रेफर्ड टू एज। किशोरावस्था के दौरान लंबाई और वजन में बढ़त जो है वो आमतौर पर यौन परिपक्वता से पहले होती है, क्या कहलाता है? ये बेसिकली बात हो रही है कि जो तेजी से हाइट और वेट, शेप, साइज आप देख रहे हैं। अभी आप 5वीं क्लास का बच्चा था, कुछ दिन पहले मिले थे, 2 साल बाद मिल लीजिए आप, 3 साल बाद मिल लीजिए आप उससे, ये एकदम से आपको लगता है अरे ये तो बड़ा हो गया बच्चा, ये कल तक तो छोटा था, है ना। मैं अपने भाई को देखती हूँ, अभी कुछ साल पहले वो एकदम छोटा सा था, फिर वो मेरी हाइट से जो है कंपैरिजन करता था कि अब बस होने ही वाला हूं बड़ा, अब वो काफी बड़ा हो गया है। तो ये ज्यादा सालों की बात नहीं है, और पिछले 4-5 सालों में ये चीज हो गई। तो ये जो एडोलेसेंस है, टीनेज जिसको हम कह रहे हैं, 13 to 18, या WHO की माने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो 10 से 19 साल, जिसमें बहुत तेजी से हार्मोनल चेंजेस, आपके फिजिकल चेंजेस, ये सारे चेंजेस आ रहे होते हैं। प्यूबर्टी हिट हो रही होती है, लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन साइकिल का शुरू होना, आवाज का बदलना, लड़कों में भी आवाज में चेंज, दाढ़ी मूंछ का आना, या जो सेक्सुअल और प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनका जो है एक्टिवेट होना, ये सब है। अगर हम देखें यहां तो हम ये कह सकते हैं कि जो हाइट एंड वेट का बढ़ना है वो सेक्सुअल मैच्योरिटी से पहले आता है, और फिर सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है बच्चों में। बात तो ठीक है, बहुत तेजी से हाइट बढ़ती है, और आपको पता है इस उम्र तक ही जो है आपकी हाइट और वेट बढ़ेगी। टीनेज के बाद जनरली आपको नजर नहीं आएगा कि कोई 20 साल की उम्र में अचानक से किसी की हाइट बढ़ गई, क्योंकि अब हाइट वेट बढ़ गया, ग्रोथ स्पर्ट हिट कर गया, और सेक्सुअल मैच्योरिटी आ गई, लड़कियों में पीरियड शुरू हो गए, लड़कों में दाढ़ी मूंछ का आना, और वो सारी चीजें। ठीक। तो इसको ग्रोथ स्पर्ट कहते हैं, जो कि कहाँ आता है, किशोरावस्था में आता है। वृद्धि में तेजी, या स्फुरण बोलते हैं उसको, कि जैसे एक पौधा जो है फूटता है, फूल बनता है, उस तरह से जो किशोर या किशोरी, जो चाइल्ड था, वो एडोलेसेंट जो है अब ग्रोथ स्पर्ट से गुजरा है, जहां तनाव एवं तूफान की अवस्था कहते हैं हम इसको, यानी स्ट्रेस, पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। तो अचानक से आपको दिखेगा कि बच्चा बड़ा हो गया है, या उसमें बहुत सारे चेंजेस एक साथ आ रहे हैं, तो आपको दिखेगा हार्मोनल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस, मेंटल चेंजेस, दिमाग भी इतनी तेजी से विकसित कर रहा है। तो ये सब इतनी तेजी से हो रहा होता है कि उसको स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का पीरियड या ग्रोथ स्पर्ट कहते हैं, कि बहुत तेजी से जो है आपकी हाइट, वेट, शेप, साइज में चेंजेस आएंगे। इसको डेवलपमेंटल ट्रेंड या मेंस्ट्रुएशन नहीं कहते, ये जो तेजी से बदलाव हो रहा है इसको ग्रोथ स्पर्ट कहते हैं। ग्रोथ स्पर्ट एज इन शारीरिक वृद्धि की बात हो रही है, कि हाइट वेट फटाफट से बढ़ जा रहा है, ये एडोलेसेंस में हिट करता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई, असर्शन है, व्हेन टॉकिंग अबाउट डिफरेंसेस एक्सप्रेशंस दैट पुट द पर्सन अहेड ऑफ द डिफरेंस शुड बी यूज्ड सच एज द स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज रादर देन द डिसेबल्ड स्टूडेंट। ये जो इससे पिछला पेपर हुआ था उसमें भी इसी तरह का एक सवाल पूछा गया था, और आजकल ये कॉमन है, सवाल पूछा जा रहा है पेडागोजी जहां भी आ रही है, कि ये जो जब आप पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो मतभेदों के बारे में बात करते समय उन अभिव्यक्ति का उपयोग करना चाहिए जो व्यक्ति को आगे रखते हैं, यानी पर्सन महत्वपूर्ण है बजाय कि उसके अंदर जो अंतर है या विविधता है उससे ज्यादा। जैसे विकलांग या दिव्यांग कहने की बजाय, विकलांग या दिव्यांग छात्र की बजाय आप कहेंगे छात्र जो दिव्यांग है, या फिर हम कहेंगे स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज या पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। पर्सन को पहले रख रहे हैं हम डिसेबिलिटी से, डिसेबल्ड पर्सन नहीं बोल रहे हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, यानी पर्सन को डिसेबिलिटी है, पर्सन डिसेबल्ड नहीं है।
तो लैंग्वेज जो है वो शेप करती है, जो आप बोल रहे हैं वो आपकी सोच को शेप करती है। डिसेबल्ड पर्सन का मतलब हो गया वो एबल नहीं है, डिसेबल्ड है। जब हम कह रहे हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, तो पर्सन को डिसेबिलिटी है, पर्सन डिसेबल्ड नहीं है, तो एटीट्यूड में चेंज आ जा रहा है। देख रहे हैं आप? तो रीजन क्या है इसका? ये बात तो एकदम सही है कि हम रिप्लेस कर रहे हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है कि व्यक्ति को आप उसकी डिफरेंस से पहले रखिए। तो ये यहां पे इसका रीजन क्या है? द लैंग्वेज वी यूज व्हेन टॉकिंग अबाउट लर्नर्स विद डिफरिंग नीड्स शेप्स द पर्सपेक्टिव एंड एटीट्यूड। तो ये आपके एटीट्यूड को बदलता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एक तरफ आपने कहा दिव्यांग व्यक्ति, दूसरी तरफ आपने कहा व्यक्ति जिसको दिव्यांगता है, यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी, नॉट डिसेबल्ड पर्सन। डिसेबल्ड कह के आपने ये, क्योंकि वो पर्सन विद डिफरेंट एबिलिटी है, उसके अंदर डिफरेंट तरीके से क्षमता है चीजों को करने की, ऐसा नहीं है वो व्यक्ति ही डिसेबल हो गया। तो ये जो भाषा का परिवर्तन है ये आपके दृष्टिकोण को दर्शाता है, इसलिए हम इसकी तरफ जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि आप किसी व्यक्ति को पागल भी नहीं कह सकते। पागल भी नहीं मतलब पागल पहले बहुत नॉर्मली यूज होता था प्यार मोहब्बत में, आप शायद अपने घर परिवार में यारी दोस्ती में अभी भी कर लेते हो, लेकिन एक्चुअली आप स्कूल में एज अ टीचर इस शब्द से बचेंगे, क्योंकि अब जो पहले बचपन में हम सुनते हुए बड़े हुए हैं, भाई आगरा में पागल खाना है या शाहदरा में पागल खाना है, वो पागल खाना नहीं कहा जाता। अब उसको हम इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेस कहते हैं, क्योंकि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं उससे एटीट्यूड शेप होता है ना। खैर ये अपने आप में एक लंबी कहानी है, उस पर कभी और चर्चा करेंगे। तो ये दोनों ही बातें सही हैं कि अगर हम पर्सन को उसकी डिफरेंसेस से पहले रखते हैं तो ये एक व्यक्ति का पर्सपेक्टिव, एटीट्यूड, नजरिया उसकी भाषा से बदल जाता है। जिन शब्दों का हम यूज कर रहे हैं उससे हमारा नजरिया जो है बदलता है, ठीक है ना। भाई आप अपनी माताजी को माताजी कहते हैं, ये थोड़ी कहते हैं मेरे पिताजी की वाइफ। एटीट्यूड में अंतर आ गया ना। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ए का। क्लियर है बात? चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो एक तो ध्यान रखना है डिसेबल्ड पर्सन कहने की बजाय पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, इससे पर्सपेक्टिव और एटीट्यूड में चेंज आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 ये असर्शन है, कहता है चिल्ड्रन इन मिडिल स्कूल शुड बी एनकरेज टू राइट अबाउट देयर इमोशंस ऑन अ डेली और वीकली बेसिस एंड रिफ्लेक्ट अपॉन देम। यानी जो मिडिल स्कूल में बच्चे यानी 6th 7th 8th क्लास के बच्चे हैं, उनको साप्ताहिक आधार पे यानी वीकली या फिर डेली बेसिस पे रिफ्लेक्ट करना चाहिए। किस चीज पे? टू राइट अबाउट देयर इमोशंस ऑन अ डेली, यानी वो कैसा महसूस कर रहे हैं कि आज दिन भर में मैं कब मुस्कुराया, मुझे कब गुस्सा आया, मुझे कैसा महसूस हुआ। ये बच्चा रात को डायरी में जाके जर्नल करे, लिखे। आप में से कुछ लोग करते भी होंगे। तो उससे क्या होता है, आप रिफ्लेक्ट करते हैं कि आपके दिन में क्या क्या चीजें कैसी कैसी गुजरी और आपने कैसा महसूस किया। तो आप अपने इमोशंस को लेके अवेयर होंगे। जब इमोशंस को लेके अवेयर होंगे तो उनको मैनेज करना सीखेंगे, उनको डायरेक्शन देना सीखेंगे। और जो व्यक्ति अपने इमोशंस को, कि मैं फियर, एंगर, लव, वॉटएवर जो भी इमोशन मैंने फील किया है अलग अलग समय पे और किस सिचुएशन में मैं कैसा इमोशन फील करता हूं, तो जब आप अवेयर होंगे तो उसको मैनेज कर पाएंगे। मैनेज कर पाएंगे तो दिशा दे पाएंगे कि जब गुस्सा आ रहा है तो वहां बहस करने की बजाय या हाथ पैर चलाने की बजाय चुपचाप से उस सिचुएशन से निकल सकते हो। तो ये क्या, इमोशनली इंटेलिजेंट बन जाएगा व्यक्ति, तो इमोशनल इंटेलिजेंस आ जाएगी, ठीक है। तो ये बात सही है कि बच्चों को आप अपने इमोशंस को पहले अवेयर होना, उनका उन पे रिफ्लेक्ट कर पाना, यानी चिंतन मनन कर पाना। ये डेली और वीकली बेसिस पे एटलीस्ट बच्चे राइट डाउन करें कि इस हफ्ते मेरा पहले से ग्राफ कम हुआ गुस्से का या नहीं, या मुझे कैसा महसूस होता है, कब मुझे अच्छा लगता है, क्या काम ज्यादा किया जाना चाहिए। रीजन क्या है इसका? अंडरस्टैंडिंग वंस इमोशंस इज अ कॉग्निटिव प्रोसेस दैट कैन लीड टू एक्शन। भाई एक संज्ञानात्मक, एक मेंटल प्रोसेस है जिससे आप सही एक्शन ले पाएंगे अगर आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं अपने इमोशंस को, क्योंकि सब आपस में जुड़े हुए हैं। कॉग्निशन एंड इमोशन बिल्कुल जुड़े हुए हैं, है ना। आपका दिल और दिमाग जुड़ा हुआ है ना। तो ये बात भी सही है, तो दोनों बातें सही हैं और ये एक दूसरे के लिए भी सही है, क्योंकि इसी का एक्सप्लेनेशन है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज दी करेक्ट एक्सप्लेनेशन, जो कि 93% लोग बढ़िया तरीके से दे भी पा रहे हैं। देखो अगर एक्सप्लेनेशन आप समझोगे तो इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। तो जब हम नए क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो आप बहुत आसानी से जवाब दे पाएंगे, जो हम नेक्स्ट वीक मंडे से शुरू कर देंगे। बैच में भी क्लास मेरी मंडे से शुरू हो जाएगी, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की एक प्रभावी युक्ति नहीं है। नॉट पे ध्यान दीजिएगा। जिन क्वेश्चंस में नॉट लिखा होता है, एक्सेप्ट लिखा होता है ना, लीस्ट लिखा होता है, उन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना होता है। वो क्वेश्चंस आसान होते हैं बट हम गड़बड़ कर जाते हैं क्योंकि हम नॉट को भूल जाते हैं कि इसमें नॉट भी तो लिखा है। समझ रहे हो? देखिएगा एक बार। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्ट्रेटजीज हैं कुछ। समस्या समाधान पे एक सवाल कम से कम आता है, इस बार 2 भी आए हुए हैं।
समस्या समाधान कैसे होता है? जब आप प्रॉब्लम को टुकड़ों में तोड़ना जानते हो, चंकिंग। हालांकि वो मेमोरी याद रखने में भी काम आता है, बट प्रॉब्लम को टुकड़ों में, पार्ट्स में ब्रेक करना सही शब्द होगा, तो भी आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। आप कोई अपनी युक्ति लगाएं, जो तरीका पहले काम किया था उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अभी फिर से लगाएं। कोई पहले से स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन हो, जैसे ट्रबल शूटिंग होता है ना, जब आप कंप्यूटर में इंटरनेट नहीं चलता ट्रबल शूट करते हैं, तो एक एल्गोरिथम है जो चेक करेगा कि कहां दिक्कत है, आपके कंप्यूटर में दिक्कत है, आपकी लैन केबल में दिक्कत है, वाईफाई में दिक्कत है ना। तो ये एल्गोरिथमिक प्रोसेस है। ठीक, अब आप ट्राई करो, आंसर करने का कर दोगे इतने पे तो जवाब। थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं आप लोग। देखिए समझते हैं कि कौन सा इफेक्टिव तरीका नहीं है। रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप्स, ये हेल्प करता है जब आप पैटर्न को समझें और उस पैटर्न में रिलेशनशिप को समझें, है ना, कि भाई बार बार जो है टीवी ऑन करते हो और वो एकदम से फ्लिप करके बंद हो जा रहा है। हो सकता है कुछ ट्यूब में दिक्कत हो, पुराने टीवीज में होती थी, आजकल तो वैसे होता नहीं है ना। या फिर आप देख रहे हो कि आप जब रिमोट यूज करते हो टीवी का तो वो थोड़ा लैग करता है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पैटर्न बन रहा है। पिछली बार भी जब ऐसा हुआ था तो बैटरी वीक हो रही थी, सेल वीक हो रहे थे, तो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे, नए सेल लगा दोगे, तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई। बात तो सही है भाई, जब आप पैटर्न समझ पाते हैं, रिलेशनशिप समझ पाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और ये पहले भी हुआ था, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूंगा या करूंगी, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये हेल्पफुल तरीका है। पॉजिटिव बात है, हमें चाहिए नेगेटिव। कौन सा प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छा तरीका नहीं है, हेल्पफुल? यूजिंग लॉजिकल रीजनिंग टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, तार्किक बुद्धि का या तर्क का इस्तेमाल करना, तर्क शक्ति का प्रयोग करना समस्याओं के समाधान के लिए बेहतरीन तरीका है कि आप लॉजिक का प्रयोग करें। लॉजिक का प्रयोग क्या कहेगा कि जब ऑफिशियल नोटिस आएगा तब मानेंगे कि पेपर कब है, लेकिन इमोशनल एस्पेक्ट क्या कहेगा, नहीं नहीं 4 दिन पहले पता लग गया है, बहुत अच्छी बात है, जबकि वो क्या है, इलीगल काम है एक तरह का। एनीवे, नेक्स्ट क्या है, ओवरलुकिंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, यानी जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है उसी को ओवरलुक कर दिया कि भाई आपको बताया गया कि दिस इज नॉट एथिकल, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है प्रॉब्लम सॉल्विंग में और अभी ऑफिशियल नहीं है कोई चीज, तो हमने क्या किया, ओवरलुक कर दिया रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को। हमें पता करना था जब वो सेल आपका काम नहीं कर रहा था, रिमोट, या आपको ऐसे ऐसे करना पड़ रहा था, बार बार चलाने में लैग कर रहा था आपका रिमोट, तो आपको उस पैटर्न को समझ के रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को देखना था कि शायद बैटरी चेंज करने की जरूरत है, बट आप चलाते रहे, एक दिन वो बिल्कुल बंद हो जाएगा, फिर चलेगा नहीं। तो आपने रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को ओवरलुक कर दिया। आपकी गाड़ी में कोई सिग्नल आ रहा था कि सर्विस करा लो, या इस टायर में हवा कम है, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करता, बट आपने वो ओवरलुक कर दिया, एक दिन टायर फट गया या फिर पूरी हवा निकल गई। तो ये जब आप रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को ओवरलुक कर देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में दिक्कत आएगी। तो यही गलत है, और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है। ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इनटू सिंपलर पार्ट्स, यानी जटिल समस्याओं को सरल भागों में विभाजित करना, ये एकदम अच्छी बात है कि एक बड़ी प्रॉब्लम है, जटिल प्रॉब्लम है, यूपीएससी क्रैक करना है या बड़ा पेपर आपको जो है क्रैक करना है, पहले सीटेट करना है, फिर जॉब लेनी है, तो पार्ट्स में तोड़ेंगे कि पहले सीटेट की तैयारी करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, तो ये पार्ट्स में तोड़ के बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। अच्छा तरीका है। एक ही तरीका है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प नहीं करता, वो है ओवरलुकिंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, कि जो काम की इंफॉर्मेशन थी वो आपने ओवरलुक कर दिया, उसको अनदेखा कर दिया, बाकी फालतू चीजों में अटके रहे। तो ये थर्ड ऑप्शन सही है यहाँ पे, क्योंकि नॉट लिखा हुआ है इसलिए ये सही है। ठीक है, ये कोई अच्छा तरीका नहीं है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई, अकॉर्डिंग टू पियाजे, when children reach the point of being able to generalize and engage in mental trial and error by thinking up hypothesis and testing them in their heads, दिमाग में एक परिकल्पना, हाइपोथेसिस, एक लॉजिकल इमेजिनेशन कि ये होगा तो ये होगा, ये बेसिस है, एक पैटर्न को समझना है ना, इमेजिन कर पाना, दिमाग में मेंटल कैलकुलेशन कर पा रहे हो, टेस्ट कर पा रहे हो, जो आपने सोचा कि यार इस चीज का कारण ये हो सकता है, अब आप दिमाग में इसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो इमेजिन करके, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर रहे हो, अमूर्त चिंतन कर रहे हो। ये कौन सी स्टेज में आता है अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, हाइपोथेसिस कहाँ आएगी, वो भी अपने दिमाग में। तो ये फॉर्मल ऑपरेशनल में, ये बाहर हो रही होती, दिमाग में नहीं हो रही होती। वैसे तो हाइपोथेसिस शब्द 99.9 या आज तक के 100% क्वेश्चंस में जहां भी हाइपोथेसिस आया है वहां आंसर चुपचाप से फॉर्मल ऑपरेशनल रहा है 11 से 14 वर्ष या लास्ट स्टेज पे आ जाएगी, क्योंकि यहाँ अमूर्त चिंतन लगता है, चीजें जो आपके सामने नहीं है उन पे सोचने की बात हो रही है। जो कॉन्क्रीट चीजें जो सामने है उन पे सोचना हो, जैसे इस पेन के बारे में सोचना हो, तो वो कॉन्क्रीट लॉजिक है, उसमें हेड में नहीं कहेगा कि दिमाग में, है ना, ये नहीं होगा संलग्न होने में सक्षम होने के बिंदु तक पहुंच जाते हैं किस चीज में, कि ट्रायल एंड एरर दिमाग में ही कर ले रहे हैं आप, तो इसका मतलब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग लग रही है।
सेंसरी मोटर जो है जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 प्री ऑपरेशनल, 7 से 11 जो है आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, 11 से 14 फॉर्मल ऑपरेशनल। इसको शॉर्ट तरीका है SPCF। ये 4 पियाजे की स्टेजेस हैं, पियाजे की, जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं। बात सही है? कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, स्टूडेंट्स लर्न एफिशिएंटली एंड इन मीनिंगफुल वेज। विद्यार्थी कुशलता पूर्वक और सार्थक तरीके से तब सीखते हैं। मीनिंगफुल मतलब जो उसके जीवन से जुड़ा हुआ हो बच्चे के, जिसमें रटना ना पड़े, और इफेक्टिव तरीके से, यानी कुशलता पूर्वक। जो काम 15 मिनट में हो सकता था उसको 1.5 घंटे में करना कोई एफिशिएंसी का काम नहीं है, है ना। एफिशिएंटली नहीं हम काम कर रहे हैं इसका मतलब। तो देखते हैं एक बार कि कौन सा तरीका है जो एफिशिएंटली, मैं एक बार कमेंट चेक कर लेती हूँ, एफिशिएंटली आपका काम करेगा यहाँ पे। बात सही है? नहीं, बात एकदम सही है। हाँ, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे 15 क्वेश्चन के बाद। डी इज राइट। अच्छा जी, ठीक है यार। कोशिश तो है इस बार जितना हो सके कि एक्टिव रहें यूट्यूब पे भी। इन बिटवीन थोड़ी बहुत छुट्टी लेनी होगी, वो मैं बता दूंगी आपको। बैच में मंडे से आपकी क्लास शुरू हो जाएगी, टाइमिंग भी बता दिया जाएगा आपको, ठीक है। चलिए, तो अगर हम यहाँ देखें तो स्टूडेंट्स लर्न एफिशिएंटली एंड इन मीनिंगफुल वेज। कुशलता पूर्वक सीखते हैं और सार्थक तरीके से सीखते हैं, है ना। बहुत ज्यादा होता है ना, कई बार आप किसी से पढ़ते हैं, आसानी से समझ में आ जा रहा है, तो वो एफिशिएंटली समझा रहा है आपको कुशलता पूर्वक। तो कब? जब जीवन से जुड़ा होगा, रियल लाइफ से जोड़ दो, बच्चे को एक्टिव कर दो, वो ऑप्शन एफिशिएंटली सिखा देगा या मीनिंगफुल वे में सिखा देगा। कंटेंट इज प्रेजेंटेड टू देम इन द फॉर्म ऑफ इनकोहेरेंट पीसेस। ये जो इन लगा दिया ना, इन लगता है अंग्रेजी में तो नेगेटिव बन जाती हैं चीजें। जैसे कंप्लीट को इनकम्प्लीट बना दो, है ना, प्रीफिक्स है एक तरह का, तो ये नेगेटिव की तरफ ले जाता है। तो इनकोहेरेंट का मतलब है जो चीजें आपस में जुड़ी हुई ना हो। हमें चीजें कोहेरेंस में चाहिए, कोहेरेंटली जुड़ी हुई हो, आपस में जुड़ी हुई हो। जैसे मैं एक शब्द अब बोलूं और एक शब्द 10 मिनट बाद बोलूं, आपस में कोई जुड़ाव ही नहीं है, कोई फ्लो ही नहीं है, कोई इसमें फ्लुएंसी ही नहीं होगी। तो विषय वस्तु को उन्हें जानकारी के असंगत टुकड़ों के रूप में प्रस्तुत किया जाए, बिल्कुल भी नहीं, संगत टुकड़ों में जुड़े हुए। एक टॉपिक से दूसरा टॉपिक, एक एग्जाम्पल से दूसरा एग्जाम्पल रिलेटेड होना चाहिए। बात सही है? तो इन कोहेरेंट पीस तो नेगेटिव हो जाएगा, ये तो ऐसा हो जाएगा डिसकनेक्टेड चंक में। तभी तो एक चैप्टर 7th क्लास में जो पढ़ रहे हो 6th से रिलेटेड होता है, चैप्टर 1 चैप्टर 2 से कॉम्प्लिकेटेड होगा, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाते हैं, इसीलिए तो क्योंकि जुड़ी हुई हैं चीजें आपस में। फोकस इज ऑन अवॉइडिंग फेलियर इंस्टेड ऑफ अप्रोचिंग मास्टरी। आपको फेलियर अवॉइडेंस की अप्रोच नहीं रखनी कि किसी तरह से, वो राजू रस्तोगी था ना उसमें 3 इडियट्स में, कि बस पास हो जाऊं कुछ भी करके। तो वो फेलियर से बचना चाहता है कि 33% नंबर आ जाए किसी तरह से, या 82 नंबर आ जाए सीटेट में, तो ये फेलियर अवॉइडेंस है। फिर क्या होता है, 82 सोच के 62 पे रह जाते हैं। तरीका क्या होना चाहिए? मास्टरी ओरिएंटेशन के, जो भी है सिलेबस में सब पढ़ जाना है। तो मास्टरी का जो ओरिएंटेशन होता है वो बेहतर होता है निपुणता वाला, जो रेंचो का था उसमें, यानी जो आमिर खान का कैरेक्टर है। ठीक है इतनी बात। फिर अगर हम बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की, तो ये हमें बेटर लग रहा है, फिर भी हम देखेंगे थर्ड ऑप्शन। न्यू कॉन्सेप्ट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियसली लर्न मटेरियल। देखिए, नया कॉन्सेप्ट, जबकि प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज से जोड़ना होता है, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना होता है। लेसन प्लानिंग भी अगर कभी आपने की होगी, लेसन प्लान्स बनाए होंगे तो आपको पता है। तो न्यू नॉलेज को ओल्ड नॉलेज से कनेक्ट करना होता है, डिस्कनेक्टेड नहीं। जो बच्चा जानता है उसमें कुछ नया जोड़ते हैं। जब नींव बनती है तो उसके ऊपर दीवार बनती है, बिल्डिंग उसके नींव के ऊपर खड़ी होती है, उल्टा नहीं होता। समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करके आपको पढ़ाना है, ना कि कोई कनेक्शन ही ना हो जो पहले पढ़ा है उसमें। मतलब आज आप साइंस पढ़ रहे थे, कल आप कुछ और ही पढ़ने लग गए, आपस में रिलेटेड ही नहीं है, है ना। तो एक कनेक्शन होना चाहिए। बाद में बड़े होकर आप पढ़ रहे हैं या एक आउट ऑफ इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से कनेक्टेड है, स्पाइरल करिकुलम बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, देयर रिस्पॉन्सेज एंड सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस आर अटेंडेड एंड वैल्यूड। यानी बच्चे के जो रिस्पॉन्सेज हैं और जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस हैं उनको अटेंड किया जाए, उनको सुना जाए, जो उसकी व्यक्तिगत अनुभव हैं, जो प्रतिक्रियाएं हैं, उन पर ध्यान दिया जाए, उनको महत्व दिया जाए, क्लास में उसकी बात को सुना जाएगा तो मीनिंगफुल वेज में सीखेगा। यहां पे क्या है, फोकस इज ऑन अवॉइडिंग फेलियर इंस्टेड ऑफ अप्रोचिंग मास्टरी। तो ये भी गलत ही तरीका है, इससे भी क्या होगा, मीनिंगफुल लर्निंग नहीं होगी। आपको मास्टरी पे फोकस करना था, आपने फोकस किस पे किया, फेलियर अवॉइडेंस पे। ये इसको हमने पढ़ लिया होगा उल्टा, कि निपुणता हासिल करने पर फोकस है। नहीं, अगर निपुणता हासिल करने पर फोकस होता तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ निपुणता हासिल करने के बजाय लिखा हुआ है, असफलता से बचने पे जोर है, तो ये अच्छा तरीका नहीं हुआ सीखने का। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर, कि वहां बच्चे मीनिंगफुली सीखेंगे जहां बच्चे की रिस्पॉन्स, बच्चे ने कोई जवाब दिया,
उसको सुना जाए उसके एक्सपीरियंस को, कि एक बच्चा हो सकता है घूमने लद्दाख गया हो, दूसरा बच्चा अपनी नानी के घर गया हो, और आप हॉलीडे होमवर्क के बाद, छुट्टियों के बाद जुलाई में पूछ रहे हैं बच्चे से उसके अनुभव। तो आपको हर बच्चे के अनुभव को महत्व देना है, वैल्यू करना है और उसको समझने की कोशिश करनी है। बात सही है? तो फोर्थ ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग, अराउंड विच ethics do very young children's moral reasoning revolve? very young children यानी less than 10 years की बात हो रही है, या छोटे बच्चे, बहुत छोटे बच्चे हैं। वेरी यंग का सिंपल मतलब ये है। तो बहुत छोटे बच्चों की जो नैतिकता है वो किस तर्क शक्ति पे, किस रीजनिंग पे, जिसको हम मॉरल रीजनिंग कहते हैं, क्या होती है वो उनकी? एथिक्स ऑफ ईगोसेंट्रिज्म, एथिक्स ऑफ केयर, एथिक्स ऑफ पर्सपेक्टिव। एथिक्स ऑफ केयर विमेन के केस में हम यूज करते हैं जनरली, बट यहाँ पे क्वेश्चन ही कुछ और पूछा है। एथिक्स ऑफ पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स, दूसरों के पर्सपेक्टिव को ये बच्चा समझ ही नहीं पाएगा। वेरी यंग यानी 6 साल से भी कम का हो सकता है बच्चा, पहली दूसरी क्लास में पढ़ता हो, 7-8 साल का हो, 10 साल से नीचे नीचे हर हालत में, ठीक है ना। तो वेरी यंग में तो और भी, मतलब 3-4 साल के बच्चे को भी आप वेरी यंग कह सकते हो। तो एथिक्स ऑफ पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स, अभी कहां दूसरों के पर्सपेक्टिव को, और पहला स्टेज उठा लीजिए आप मॉरलिटी का, जिसमें बात होती है किसकी? प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी में पनिशमेंट एंड ओबीडियंस की बात होती है। उसके लिए वो चीज गलत है जिससे पनिशमेंट मिले, और वो चीज सही है जिससे पनिशमेंट ना मिले। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या सही है क्या गलत है, उसको फर्क पड़ता है जिससे मुझे डांट ना पड़े। तो वो ईगोसेंट्रिक है, सेल्फ सेंटर्ड है ना। एथिक्स ऑफ ईगोसेंट्रिज्म, लॉ पे, क्योंकि जीरो मॉरलिटी है उसकी खुद की, अभी खुद की कोई भी सही गलत उसका है ही नहीं, एक्सटर्नली बाहर से आएगा जो भी मॉरलिटी की बात होगी। केयर, ये सब दूर की बातें हैं, वो ईगोसेंट्रिक नैतिकता है। चॉकलेट मिल रही है तो सही है, चाहे एक चोर अंकल किडनैपर जो है चॉकलेट दे दे, वो भी ले लेगा बेचारा, फिर बाद में पनिशमेंट मिल जाएगी तो फिर कोई बताएगा ऐसे हो जाता है, तब वो नहीं करेगा वो काम, तो उसको तो पड़ी ही नहीं है। वो एथिक्स ऑफ ईगोसेंट्रिज्म पे चलता है, क्योंकि बहुत छोटा बच्चा है, उसकी खुद की कोई मॉरल रीजनिंग है ही नहीं, जीरो